नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया और उसमें क्या हुआ इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, इसलिए दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला मोर्चा जो खुलेगा वो संसद के बजट सत्र में खुलेगा और देश की राजनीति को दिशा जो मिलेगी वो किस तरह का बजट आता है उस पर निर्भर करता है। तो सरकार के लिए पहली चुनौती इसके बाद बजट की होगी, केंद्रीय बजट की, जो जुलाई के शायद तीसरे हफ्ते में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उसके बाद सरकार की राजनीतिक परीक्षा वो होनी है 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। 3 राज्य हैं हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, और इन तीनों राज्यों में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। खासतौर से महाराष्ट्र में तो बहुत ख़राब रही है। तो इसलिए चुनौती और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्या जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है कुछ उसी तरह का परिणाम विधानसभा में भी आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है उसके मुद्दे अलग होते हैं। उसके लिए जो है चूँकि उम्मीदवार भी अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे विधानसभा में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो और इन सब बातों को मिलाकर और जो गुस्सा होता है वो भी कुछ, अगर किसी पार्टी के खिलाफ है, वो मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो सकता है, वो भी निकल चुका होता है अगर इतने नज़दीक चुनाव हो रहे हों लोकसभा और विधानसभा के। और जो सिंपैथी मिलनी है वो भी मिल चुकी होती है। जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन को सिंपैथी मिली, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी जनजातियों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं देश में, 2019 में जितनी सीटें जीती थी उससे 6 सीटें कम जीती है। 6 सीटों पर उसकी हार हुई है, 6 सीटें उसने खो दी हैं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से, और उनमें से 5 सीधे झारखंड से गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड में जनजातीय समाज में भाजपा को लेकर नाराज़गी है, और बड़ी नाराज़गी। 2 चीज़ें एक साथ जुड़ गई, भाजपा के साथ नाराज़गी और दूसरी बात जुड़ गई हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति। इन दोनों ने मिलाकर जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो क्या ये सहानुभूति का फैक्टर 2024 के विधानसभा चुनाव में भी होगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये निर्भर करेगा दोनों पार्टियां किस तरह से अपने को प्रस्तुत करती हैं। हेमंत सोरेन जमानत पर छूट गए हैं और चर्चा है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और हो सकता है चुनाव से पहले बन भी जाएं। वो चाहेंगे भी कि मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनाव लड़ें। दूसरी बात यह है कि ये खबर आ रही है कि तीनों राज्यों के चुनाव साथ हो सकते हैं। अभी तक जो ट्रेंड था, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव अक्टूबर में होता था और झारखंड का चुनाव दिसंबर में होता था। इस बार झारखंड का भी चुनाव इन 2 राज्यों के साथ कराने की केंद्र सरकार की योजना है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी इस तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब अलग अलग राज्यों की, तीनों राज्यों की बात कर लें। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बुरी खबर दोनों है। अच्छी बात यह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उसकी परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में अपेक्षा से बेहतर रही है, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उससे भी बेहतर रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन भाजपा को सोचना पड़ेगा कि उसकी सीटें इतनी क्यों कम हो गई। उनमें एक कारण जो उभर कर आ रहा है, और बल्कि 2 कारण कहें। पहला कारण है भारतीय जनता पार्टी ने जो ये राजनीतिक तोड़फोड़ का कार्यक्रम चलाया, उसकी वजह से लोगों में नाराज़गी थी। दूसरा कारण वो आरक्षण खत्म होने का जो मुद्दा था वो नीचे तक गया, दलितों में और अति पिछड़ों में उसका नुकसान हुआ। ये चुनाव से पहले से, जब से शिवसेना में विभाजन हुआ तब से ये चल रहा था कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट मिलेगा और बड़ी मात्रा में मिलेगा, और एकनाथ शिंदे का सफाया भी हो सकता है राजनीतिक रूप से। लेकिन हुआ इसके उल्टा। उद्धव ठाकरे को कोई सहानुभूति वोट नहीं मिला। अगर सहानुभूति का वोट मिला होता उद्धव ठाकरे को तो एकनाथ शिंदे 15 में से 7 लोकसभा सीटें नहीं जीतते, और शिवसेना जो है 21 में से सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था,
13 सीटें ऐसी थीं जिन पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने थे। उनमें से 7 सीटें एकनाथ शिंदे जीते हैं। तो उद्धव ठाकरे पर वो भारी पड़े हैं, बड़ी मात्रा में भले न पड़े हों, लेकिन उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे भारी पड़े हैं और शिवसेना का जो कमिटेड वोट था उसका एक बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे को मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े सुकून की बात है। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो छवि के स्तर पर कहें, वोट शेयर के स्तर पर कहें, या जो है उसकी छवि के साथ साथ जो है जनाधार के स्तर पर कहें, वो सब हुआ है अजीत पवार को साथ लेने से। अब भाजपा के सामने मुश्किल बहुत बड़ी है, अजीत पवार को विधानसभा चुनाव में साथ रखे या उनका साथ छोड़ दे। साथ रखे तो उसके फ़ायदे नुकसान हैं और साथ छोड़ दे तो उसके भी फ़ायदे नुकसान हैं। ये फैसला करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, बहुत कठिन होगा। तो महाराष्ट्र में जो स्थिति लोकसभा में थी उससे विधानसभा में बहुत अलग होगी, ये बात अभी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उधर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस की संख्या, चूंकि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ गई है, उसको ज़्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए अब कांग्रेस ज़्यादा असर्ट करेगी और ज़्यादा सीटों की मांग करेगी। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर कहें परसेंटेज वाइज अगर देखें तो वो शरद पवार की पार्टी की रही। 10 सीटों पर लड़े, 8 जीते, तो इसलिए उनका स्ट्राइक रेट 80% का था। तो जाहिर है कि उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। और कांग्रेस और एनसीपी लंबे समय से, यानी 1999 से, जब से एनसीपी बनी है तब से अलायंस में है। पहला चुनाव अलग अलग लड़े थे, उसके बाद से साथ में हैं। बीच में 2014 में भी जो है चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे को अभी से मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की मांग होने लगी है और कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने इससे साफ इनकार कर दिया है। शरद पवार ने खुद बयान दिया है कि हम किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसका उद्धव ठाकरे की पार्टी पर क्या असर होगा, इसका कांग्रेस पर क्या असर होगा, ये देखने की बात होगी। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपनी पोजीशन, अपनी पार्टी की पोजीशन नंबर 1 कर ली थी। अब उनको नंबर 2 से समझौता करना पड़ेगा। नंबर 1 की पोजीशन पर कांग्रेस पार्टी जाएगी और जाना चाहेगी, और जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के वो भी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर है। उसने 13 सीटें जीती हैं और 17 सीटें लड़ी थी, यानी शिवसेना से कम लड़कर ज़्यादा जीती। महाराष्ट्र में जिस तरह का परिवर्तन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपना सामाजिक समीकरण का संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही है। इन तीनों राज्यों में सबसे तेज़ी से सुधार का काम अगर किसी राज्य में हो रहा है भाजपा में तो वो है महाराष्ट्र। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से जुट गए हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी में, उससे भी फर्क पड़ने वाला है। और उम्मीद करनी चाहिए कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे से सबक लिया होगा। तो वहाँ काम सबसे तेज़ी से चल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जो 3 राज्य हैं इनमें भाजपा के लिए तीनों में चुनौती है और बहुत कठिन चुनौती है। लेकिन तुलनात्मक अगर बात कहें तो महाराष्ट्र में सबसे कम चुनौती है तुलनात्मक रूप से, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ। इन तीनों राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में सबसे कम चुनौती है और लोकसभा चुनाव के नतीजे से बेहतर रिजल्ट आएगा बेहतर रिजल्ट आएगा महायुति का, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हैं। अगर वो चुनाव तक बने रहते हैं तो उसकी पोजीशन जो है बेहतर होगी, पार्टी कंसोलिडेट करेगी ज़्यादा बेहतर ढंग से। जो कमियां थीं, जो खामियां थीं लोकसभा चुनाव में, जो गलतियां हुई, उनको सुधारने की कोशिश हो रही है। समस्या हरियाणा और झारखंड में ज़्यादा है। हरियाणा और झारखंड की तुलना में महाराष्ट्र में कम, इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में चेन ऑफ कमांड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हरियाणा और झारखंड में ऐसा नहीं। हरियाणा में अभी भी नायब सैनी मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनके जरिए गैर जाट वोटों को कंसोलिडेट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, खासतौर से पिछड़ा वर्ग को समेटने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अभी भी मनोहर लाल खट्टर का तंत्र पूरी सरकार पर, पार्टी पर हावी है। तो इसलिए वहाँ जो दोहरापन है चेन ऑफ कमांड का, उससे समस्या पैदा हो रही है। नायब सैनी मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री के पद का उस तरह से इस्तेमाल, या कहें उस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में प्रभाव डालने में अभी तक असफल रहे हैं। अभी भी मनोहर लाल खट्टर की छाया हरियाणा सरकार पर बनी हुई है। क्योंकि केंद्र का उनको समर्थन हासिल है, वरदहस्त है उन पर, तो इसलिए उनका दखल और ज़्यादा है। चाहे ऊपर के नेताओं से पूछ कर करते हों या बिना पूछे जो कुछ मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं करते हों, ये मान लिया जाता है कि ज़रूर इसमें रजामंदी होगी ऊपर के नेताओं की। इसकी वजह से समस्या पैदा हो रही है। इसी तरह की स्थिति जो है वो झारखंड में है। झारखंड में आदिवासी वोटों को जोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती है आदिवासियों को मनाने की बीजेपी के सामने। और इसकी कोशिश में दो लोगों को जो प्रभारी बनाया गया है, एक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा रांची पहुँचे और जितने भाजपा के आदिवासी नेता हैं सबके घर गए, घर जाकर मिले और कहा कि चुनाव की तैयारी कीजिए, आपको चुनाव लड़ना है। तो झारखंड में समस्या क्या है? झारखंड में समस्या ये है कि जिस तरह से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की छाया बनी हुई है सरकार और संगठन पर, उसी तरह से झारखंड में चूंकि सरकार तो है नहीं बीजेपी की, लेकिन पार्टी संगठन पर रघुवर दास का वर्चस्व बना हुआ है। वहाँ पार्टी में कुछ नहीं हो सकता ऐसा जो रघुवर दास ना चाहते हो। उनके दखल के कारण, हालांकि वो राज्यपाल के रूप में दूसरे राज्य में हैं, इसके बावजूद झारखंड में संगठन के स्तर पर जो फैसले होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रघुवर दास का होता है। तो रघुवर दास का जो हस्तक्षेप है वो समस्या पैदा कर रहा है। तो रघुवर दास के हस्तक्षेप से अगर मुक्त नहीं कराया गया झारखंड की भाजपा को, तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी समस्या जो तीनों राज्यों में है और ख़ास तौर से हरियाणा और झारखंड में, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कम्युनिकेशन की कमी की वजह से है। वो न तो स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं और ऊपर से अगर निर्देश दिया जाता है तो उसके बारे में भी फैसला कर नहीं पाते हैं, या करने की कोशिश नहीं करते हैं, या उनको लगता है कि ऐसे ही छोड़ देने से कोई फैसला न करना ही सबसे बड़ा फैसला है। तो उनका जो रवैया है संगठन के मामलों को लेकर निष्क्रियता का, या बल्कि कहें कोई भी फैसला न करने का, निर्णय न लेने का, वो नुकसान पहुंचा रहा है पार्टी को। ये तीन राज्य ऐसे हैं, लोकसभा में 240 सीटें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है, उससे अगर उसको उबरना है अगले 5 साल के लिए, तो इन तीन राज्यों में उसके लिए सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम 2 राज्यों में तो निश्चित रूप से, 3 में से 2 राज्य भी बीजेपी जीतेगी तो उसके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन अगर तीनों जीत जाएगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर ये 240 का मुद्दा जो है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, वो दब जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन मामलों को, जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में कितनी बड़ी, कितनी निर्णायक और कितनी तेज़ी से भूमिका निभाता है। तो जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको कितनी स्वतंत्रता मिलती है, उनको काम करने की कितनी आज़ादी मिलती है, और उसके अलावा पार्टी के संगठन पर ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ का, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं दोनों सज्जन, इसके बावजूद संगठन के मामले में वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। दोनों को अपने राज्य से हटा दिया गया है, लेकिन वो राज्य के संगठन में हस्तक्षेप करने से नहीं हटे हैं। इससे कैसे निपटेगी बीजेपी, ये सवाल है। और इसी सवाल के जवाब में छिपा है कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या आएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर अपना घर बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी और बहुत अनुशासित तरीके से ठीक नहीं कर पाती है, कम्युनिकेशन गैप को दूर नहीं कर पाती है, तो उसके लिए आने वाला समय संकट का समय हो सकता है। अगर ये करने में सफल होती है तो उसे सफलता मिल सकती है।
तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।